नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच जंग नहीं, बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान ने डील की बात कही है। उन्होंने इसे ईरान का डी न्यूक्लियराइजेशन बताया है। लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद अमेरिका के लिए ईरान के साथ समझौता और मुश्किल होने वाला है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच हवाई हमलों के बाद क्या अब जमीन पर भी जंग होने जा रही है, क्योंकि ईरानी आर्मी ने T-72 सीरीज के 3 प्रमुख बैटल टैंक अबादान की तरफ दक्षिण में भेजे हैं। इन्हें इराकी और कुवैती सीमाओं के पास तैनात किया जा रहा है। तो क्या ईरान और अमेरिका में छिड़ेगी जमीनी जंग या ट्रंप के दबाव में समझौते पर बनेगी सहमति? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा को लेकर इजराइल पर बढ़ा दबाव। पीएम नेतन्याहू ने गजा पीस बोर्ड के सदस्यों के साथ की बैठक। क्षेत्र में लगातार जारी इजरायली हमलों पर भड़के कतर, मिस्र और तुर्की, जारी किया संयुक्त बयान। रूस के भीड़भाड़ वाले बीच पर ड्रोन गिरने से 7 लोगों की मौत, 40 घायल। एक कार्गो शिप पर भी हुआ हमला, भड़के रूसी। मॉस्को ने भी यूक्रेन के जापोरिजिया शहर पर बरसाए हैं ग्लाइड बम। पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर भारत पर फिर भड़का बांग्लादेश। कहा अपना रुख साफ करे भारत। पूर्व पीएम ने 5 अगस्त को नई दिल्ली से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया है ऐलान। और चलते चलते में देखेंगे कैसे पकड़ी गई नर पक्षियों की चालाकी, इंसानों की तरह छुपकर करते हैं अफेयर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को घोषित किया स्वतंत्रता दिवस। पाकिस्तान से आजादी का ऐलान, दुनिया के देशों से की मान्यता देने की अपील। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हिंसा के बीच हुए चुनाव के नतीजों पर विवाद। 18 में से 14 सीटों पर जीत के साथ पीएम शहबाज की पार्टी PMLN बहुमत के करीब। चुनावी धांधली के लगे आरोप। जापान की सरकार ने वार्षिक रक्षा श्वेत पत्र किया जारी। देश को चीन, रूस और उत्तर कोरिया से बताया बड़ा खतरा। सुरक्षा को मजबूत करने पर दिया जोर। टैरिफ पर राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका में ही झटका। 25 राज्यों ने किया केस, लगाए गंभीर आरोप। भारत समेत 60 देशों से जुड़ा है मामला। तो अमेरिका ने ईरान पर हमले रोकने के ऐलान कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप के बार बार बदलते रुख पर अब ईरान भरोसा करने को तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के साथ बातचीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता क्योंकि लोगों की मौत होती है। हम ऐसा नहीं चाहते। मैंने सऊदी अरब के राजा और क्राउन प्रिंस से पूछा। मैंने कहा क्या आप चाहेंगे कि हम ऐसा करें या नहीं? उन्होंने कहा हम एक डील को ज्यादा पसंद करेंगे। यह एक बहुत बड़ा हमला होने वाला था। यह हमला दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला होता, लेकिन ईरान ने हमसे ऐसा ना करने को कहा। उनके पड़ोसियों ने भी यही कहा और उनके ऐसा कहने की वजह यह है कि उन्हें लगता है कि कोई डील हो सकती है। मैं इसे ईरान का डी न्यूक्लियराइजेशन कहता हूं। हम इसे रोके हुए हैं। हम जब चाहे ऐसा कर सकते हैं। अब हम जो कर रहे हैं वो बातचीत के जरिए उनसे बात करना है। ट्रंप ईरान से हमला रोककर समझौते के दावे कर रहे हैं। इस बीच ओमान में एक कार्गो शिप पर मिसाइल हमले की खबर सामने आई है, जिसके बाद बातचीत की संभावनाओं पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने धमकी देते हुए यह भी कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच नई बातचीत ईरान के लिए एक डील करने और अमेरिकी हमलों को रोकने का आखिरी मौका है, नहीं तो फिर अमेरिका सैन्य हमलों की तरफ जा सकता है। लेकिन उनकी धमकियों का ईरान पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि वो खुद को और मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में ईरान में एक बड़ा फेरबदल भी सामने आया है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े अहम मामलों में ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की भूमिका बढ़ा दी है। इजरायली चैनल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका से बातचीत जैसे बड़े मुद्दों पर अब IRGC कमांडर अहमद वाहिदी का फैसला अंतिम माना जाएगा। मुश्तबा खामेनेई का यह फैसला अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर थोड़ी नरमी की उम्मीद भी की जा सकती है, लेकिन IRGC की तरफ से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, ये तय है। यानी अब अमेरिका के लिए ईरान से अपनी शर्तें मनवाना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा है कि हम सेना के साथ पूरी तरह तालमेल में हैं।
ईरान ना तो जंग जारी रखना चाहता और ना ही उसे आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर देश की सुरक्षा पर खतरा आया तो ईरान अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा। हम अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे, लेकिन जंग बढ़ाना नहीं चाहते। तो साफ है कि ईरान अपनी सीमाओं की रक्षा से पीछे नहीं हटेगा। सर्वोच्च नेता खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ जारी नौसैनिक नाकाबंदी को लेकर भी अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नाकाबंदी जारी रहती है तो अमेरिकी जहाजों और सेनाओं को गंभीर जोखिमों और जान माल के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका को अपना रवैया बदलना होगा, नहीं तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हॉर्मुज स्ट्रेट में दूसरा कॉरिडोर खोलने की इजाजत कभी नहीं देंगे। किसी भी शत्रु नौसैनिक पोत की तरफ से अवैध मार्ग का इस्तेमाल करने की कोशिश पर उसे निशाना बनाया जाएगा। यानी ईरान हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब सबकी नजरें अमेरिका और ईरान की वार्ता पर टिकी हुई हैं कि क्या यह वार्ता हो पाएगी, और अगर दोनों पक्ष आमने सामने बैठते भी हैं तो क्या इस जंग पर कोई निर्णायक फैसला हो पाएगा? यह बड़ा सवाल है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा को लेकर इजरायल पर बढ़ते दबाव की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को दोबारा बसाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए ऐतिहासिक समझौते का ऐलान किया है, जिसके तहत हमास ने अपने हथियार सरेंडर करने पर सशर्त सहमति जताई है। लेकिन इजरायल अपनी सेना वापस बुलाने को तैयार नहीं है, और अब इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उनका कहना है कि हमास के साथ हाल ही में हुए समझौते को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से मेरे कुछ मतभेद हैं, जिन्हें मैं छुपाता नहीं हूं। पुनर्निर्माण चरण में जाने से पहले हमास को निरस्त्र किया जाना चाहिए और गजा पट्टी को सैन्य मुक्त किया जाना चाहिए। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के प्रमुख दूत निकोले म्लादेनोव से मुलाकात की, जिसके बाद उनका यह बयान आया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान म्लादेनोव ने हमास के हथियारों के निरस्त्रीकरण समझौते को आगे बढ़ाने के साथ साथ नेतन्याहू से गजा पर इजरायली हमले रोकने की भी अपील की। लेकिन इजरायल बार बार हमास की मंशा पर सवाल उठाते हुए इस समझौते को मानने से इनकार कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता डोरोन स्पीलमैन ने भी कहा कि इजरायल की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि हमास सच में निरस्त्रीकरण नहीं, बल्कि अपनी सैन्य ताकत को फिर से मजबूत करना चाहता है। जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डाल देता, तब तक इजरायली फौज गजा से पीछे नहीं हटेगी। फिलहाल गजा के 60% से ज्यादा हिस्से पर इजरायली आर्मी का कंट्रोल है। हमारा आकलन है कि अगर हमास के पूरी तरह से हथियार डालने से पहले हम अपनी फौज पीछे हटाते हैं तो वो जल्दी से पूरे गजा में अपनी मौजूदगी तो बढ़ा ही लेगा, अपने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक बार फिर खड़ा करेगा, इजरायली समुदायों के लिए फिर से खतरा बनेगा और 7 अक्टूबर 2023 जैसे अटैक की फिर कोशिश करेगा। यही नहीं, इजरायल की तरफ से बार बार हमास पर आरोप लगाते हुए 10 अक्टूबर 2025 को लागू हुए युद्धविराम समझौते का उल्लंघन भी किया जा रहा है। उसके हमले लगातार जारी हैं, और अब जब ट्रंप ने इस डील को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है तो इजरायल के हमले और तेज हो गए। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने जुलाई में 150 से ज्यादा मौतों की सूचना दी है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। वहीं ताजा हमलों की बात करें तो इजरायली सेना ने गजा सिटी के दक्षिण पश्चिम में धावा बोला है, जिसमें कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऐसे में कतर, मिस्र और तुर्की ने भी गजा में इजरायली कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। तीनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि गजा में नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के साथ ही स्वास्थ्य ढांचे पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का खुला उल्लंघन है। हमास और दूसरे फलस्तीनी गुटों की तरफ से सहमत रोडमैप स्वीकार करने का ऐलान किए जाने के बाद भी अगर उल्लंघन जारी रहता है तो युद्धविराम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने की कोशिशें कमजोर होंगी। इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और युद्धविराम समझौते को पूरी तरह लागू करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को इजरायल पर दबाव डालना चाहिए ताकि गजा में राहत सामग्री और मेडिकल सप्लाई लगातार पहुंच सके। अब जिस तरह तमाम देशों से गजा में युद्धविराम सख्ती से लागू करने की मांग उठ रही है, उससे इजरायल पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार अमेरिका भी उसके साथ नहीं खड़ा है। लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू के लिए इस समझौते को मंजूर करने का मतलब होगा अपनी कुर्सी को संकट में डालना। आगामी चुनाव पर इस फैसले का असर पड़ना तय है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इजरायल का इस पर क्या रुख रहता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की। तो रूस और यूक्रेन के बीच का टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिससे ये जंग खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। और अब अचानक ही रूस में तबाही मच गई। दक्षिणी रूस के एक भीड़ भाड़ वाले बीच पर छुट्टियां मनाने आए लोग मस्ती में डूबे हुए थे। कोई पानी में खेल रहा था तो कोई धूप सेकते हुए आराम कर रहा था, और इस दौरान अचानक ही आसमान से तेज रफ्तार में ड्रोन आया और सब कुछ तबाह कर दिया, जिससे पूरा इलाका चीख पुकार से गूंज उठा। इस हमले में 7 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद क्रास्नोदार क्षेत्र के गवर्नर वेनियामिन कोंद्रातेव ने बताया कि घायलों की कुल संख्या 40 हो गई है और 17 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वेनियामिन कोंद्रातिएव ने इस हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया और यूक्रेन पर जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ड्रोन से बीच को निशाना बनाया गया या फिर ये रास्ता भटक गया। कुछ यूक्रेनी टेलीग्राम चैनलों ने दावा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिससे ड्रोन का सिग्नल जाम हो गया था, इसके चलते ये ड्रोन बीच पर गिरा। वहीं रूस के नोवोरोसिस्क के पास एक मालवाहक जहाज पर भी ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें 3 चालक दल के सदस्य घायल हो गए। और ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब इससे पहले रूस ने भी जबरदस्त हमला किया है, जिससे यूक्रेन दहल उठा। रूसी विमानों ने दक्षिणी यूक्रेनी शहर जापोरिजिया के आवासीय क्षेत्रों पर 90 मिनट में 8 शक्तिशाली ग्लाइड बम गिराए, जिसमें एक शख्स की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। यानी दोनों ही तरफ से हमले जारी हैं। इससे दोनों ही देशों को नुकसान पहुंच रहा है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आर्मी चीफ के बाद अब अमेरिकी राजदूत पर गाज गिर पड़ी है। जेलेंस्की ने अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओल्गा स्टेफानिशाइना को पद से हटा दिया है। यह फैसला पिछले महीने हुए सरकारी फेरबदल के बाद लिया गया और यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब कीव रूस के हमलों का मुकाबला करने के लिए वॉशिंगटन से अतिरिक्त पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मांग कर रहा है। अब देखना यह होगा कि यूक्रेन को अमेरिका से मदद मिलती है या नहीं। और अब अगली खबर में बात करेंगे शेख हसीना को लेकर आमने सामने आए भारत और बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर भारत से एक बार फिर जवाब मांगा है और हसीना पर अपना रुख साफ करने को कहा है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्ता से बेदखल होने के बाद से भारत में ही शरण लिए हुए हैं और इसके 2 साल बाद अब वो भारत में पहली बार खुले तौर पर मीडिया के सामने आने वाली है, जिसका असर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश ने भारत सरकार से इस पर जवाब मांगा है। राज्य मंत्री शमा ओबायद इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि भारत इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करे। उन्होंने कहा कि ढाका नहीं चाहता कि यह मामला दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाले। भारत में रह रहे ऐसे फरार या दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को बांग्लादेश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों को चलाने या देश में अस्थिरता पैदा करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ढाका पहले भी कई बार इस संबंध में भारत के सामने अपना पक्ष रख चुका है। हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे संबंध बेहतर हों। मेरा मानना है कि भारत भी यही चाहता है। इसके साथ ही विदेश राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि अगर हसीना भारत की धरती से सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं, तो इसका असर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ सकता है। यानी देखा जाए तो एक तरह से बांग्लादेश की तरफ से भारत को चेतावनी दी गई है कि अगर शेख हसीना भारत की धरती से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तो इससे बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बिगड़ने तय हैं। बता दें कि 5 अगस्त 2024 यानी आज से ठीक 2 साल पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना को मजबूरन देश छोड़ना पड़ा था और तब से ही वो भारत में शरण लिए हुए हैं और अब वो 5 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इस दिन वो बांग्लादेश में अपनी वापसी का ऐलान भी कर सकती हैं। इसके साथ ही वो अपने भविष्य की योजनाओं पर भी बात करेंगी, लेकिन वापसी से पहले ही शेख हसीना को खौफनाक धमकियां मिलने लगी हैं। बांग्लादेश के छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने चेतावनी दी है कि अगर शेख हसीना दिसंबर महीने में देश लौटती हैं, तो उन्हें एयरपोर्ट से सीधा फांसी के तख्ते तक ले जाया जाएगा। कोई बातचीत नहीं होगी। पूरे देश के लोग उस दिन बांग्लादेश की सड़कों पर होंगे। जब तक उन्हें फांसी नहीं दे दी जाती, हम सड़कों से नहीं हटेंगे। बता दें कि नाहिद इस्लाम उन छात्र नेताओं में शामिल है जिन्होंने अगस्त 2024 में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन किया था और अब उन्होंने सीधे उन्हें सजा देने की धमकी दे दी है। ऐसे में अब सबकी नजरें बांग्लादेश और शेख हसीना के संभावित संबोधन पर टिकी हुई हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे नर पक्षियों की उन आदतों की जो हूबहू इंसानों से मेल खाती है। जी हाँ, नर पक्षी भी इंसानों की तरह छुपकर अफेयर करते हैं। पाइड फ्लाई कैचर नाम के पक्षियों में ये इंसानी खूबी पाई गई।
नर पाइड फ्लाई कैचर जंगल में पाए जाने वाला एक दुर्लभ पक्षी है और ये सामान्य मर्दों की तरह अफेयर करता है। इसके लिए वो अपनी पार्टनर से बचकर चुपके चुपके से दूसरी मादाओं को आकर्षित करने की कोशिश करता है। वो उन्हें लुभाने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है। हालांकि उसकी ये चालाकी अक्सर ही फेल हो जाती है। उसकी ट्यून में आए बदलाव को भांपते ही उसकी पार्टनर तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और वहां बैठी दूसरी मादा पक्षियों को भगा देती है। खुद मादा भी ऐसे ही नर पक्षियों को इग्नोर करती है जो पहले से कमिटेड है। ये दिलचस्प रिसर्च साइंस न्यूज जर्नल में प्रकाशित हुई है। स्टडी में सामने आया कि मादा पक्षी को आकर्षित करने के लिए नर पाइड फ्लाई कैचर गाना गाकर उन्हें लुभाते हैं, लेकिन जब जोड़ा बन जाता है और मादा पक्षी अंडे देती है तो नर पक्षी अपने गाने का अंदाज बदल देते हैं। वे अपनी पार्टनर के घोंसले से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक नया घोंसला सजा लेते हैं और वहां से गुजरने वाली दूसरी मादाओं को रिझाने लगते हैं। इसके लिए वो अपनी बदली हुई धुन में गाना गाते हैं। नई मादा पक्षी इसी बदलाव से पहचान लेती हैं कि नर पहले से कमिटेड है या नहीं। इस रिसर्च के लिए एक्सपर्ट्स ने 17 जंगली नरों की आवाज 2 बार रिकॉर्ड की है। पहली बार आवाज जब रिकॉर्ड की गई तब वे सिंगल थे, वहीं दूसरी बार जब वे नया जोड़ा बनाने के बाद दूसरी मादा को पाने नए इलाके में पहुंचे थे तब उनकी आवाज रिकॉर्ड की गई। बायो इकोलॉजिस्ट सॉफ्टवेयर से जांच करने पर नर पक्षियों के गाने में 2 बड़े बदलाव नजर आए। पहला बदलाव यह दिखाई दिया कि नई मादा पक्षियों को रिझाने के लिए नर पक्षियों के गानों की लंबाई छोटी हो गई। पहले वे लगभग 2 सेकंड का गाना गाते थे जो घटकर 1.7 सेकंड का रह गया। और दूसरा बदलाव यह दिखा कि नर पक्षियों ने अपने सुरों को दोहराना काफी कम कर दिया। रिसर्च में भी पाया गया कि मादा पक्षी भी सिर्फ सिंगल नर पक्षियों के साथ रहना चाहती हैं। कुदरत की ये खूबी हमें सिखाती है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पक्षी भी चालाकी करता है। तो कैसे लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।